एवरीवन, बिफोर स्टार्ट द वीडियो डिस्क्लेमर देख लेते हैं दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड रीड द डिस्क्लेमर। आज हम CIB का पेपर 1 जो एडवांस बैंक मैनेजमेंट है उसका चैप्टर 7 यानी एस्टिमेशन को कंप्लीट करेंगे। छोटा सा चैप्टर है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, बाकी आप लोगों को ऑलरेडी अंदाज़ा है। Everyone makes estimates. When we are ready to cross a street, we estimate the speed of any car that is approaching, the distance between us and that car, and our own speed. Having made these quick estimates, we decide whether to wait, walk, or run. देखिए उन्होंने बेसिकली इंट्रोडक्शन दिया है कि एस्टिमेट का मतलब क्या होता है। देखिए हम लोग नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में एस्टिमेट करते हैं, यानी अंदाज़ा लगाते हैं। जब हम रोड पार कर रहे होते हैं तब हमें देखना होता है कि सामने अगर कोई कार आ रही है उसकी स्पीड कितनी है, हम कितनी देर में पार कर लेंगे, हमारे हाथ में सामान है कि हम एम्प्टी हैंडेड हैं, या हमारे साथ में कोई एल्डरली या कोई बच्चा है तो हमें कितना टाइम लगेगा। उस हिसाब से हम डिसाइड करते हैं उस कार की स्पीड के अंदाजे से कि हमें दौड़ के पार करना है या अभी वेट करना है या पैदल चल के निकल जाना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एस्टिमेशन का एक इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। क्रेडिट मैनेजर एस्टिमेट वेदर अ बोरोवर विल इवेंचुअली पे हिज ड्यूज। उसी तरह से इकोनॉमी में या बैंक्स में देखा जाए तो जो क्रेडिट मैनेजर है, मतलब जो भी लोन दे रहा है, वो ये देखता है कि जिस कस्टमर को, जिस कर्जदार को, बोरोवर को वो लोन दे रहे हैं, क्या वो आगे अपने ड्यू पे कर पाएंगे कि नहीं, उसका एस्टिमेट करते हैं वो लोग। उन एस्टिमेट्स के लिए उन्हें पेपर्स चाहिए होते हैं कि उनका क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है, कितना अर्न करते हैं, क्या लाइबिलिटीज़ उनके ऊपर एग्जिस्टिंग है बोरोवर्स के ऊपर। ठीक है, तो वो एस्टिमेशन का एक इन्होंने इंट्रोडक्शन बताया है। Inference in statistics is the process of drawing conclusion about a parameter one is seeking to measure or estimate. Inference का क्या मतलब होता है, हिंदी में समझ लेते हैं। इन्फेरेंस का मतलब होता है अनुमान। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में अनुमान लगाना होता है जो पैरामीटर्स, जो डेटा हमको दिया है उसके बेस पर कि रिजल्ट्स क्या आएंगे। टू मेन एरियाज ऑफ इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो इन्फेरेंशियल यानी कि अनुमान लगाने के लिए दो मेन स्टैटिस्टिक्स में चीज़ें हैं, एरियाज हैं जो कंसर्न्स हैं। पहला है एस्टिमेशन यानी अंदाज़ा, जो हमने ऊपर ही पढ़ा, और दूसरा है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, जो कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में सर्वे करने के लिए यूज़ होता है। एक हम हाइपोथेसिस लेके चलते हैं। ठीक है, इन दोनों पैरामीटर्स की बात करी है। एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स, दिस मीन्स टेकिंग अ स्टैटिस्टिक from your sample data, for example the sample mean, and using it to say something about a population parameter, that is population mean. estimating parameter में उन्होंने बताया है कि जैसे sample mean, कोई सैंपल दिया है उस पर सैंपल मीन, या कोई पॉपुलेशन दिया है तो उसका पैरामीटर क्या हो, पॉपुलेशन मीन। वो क्या हुआ, एक तरीके से जो मीन है वो उसका एस्टिमेट बता देगा, लगभग अंदाज़ा बता देगा। आगे एस्टिमेट को उन्होंने बताया कि एस्टिमेट दो तरह का होता है। क्या क्या, एक होता है पॉइंट एस्टिमेट, एक होता है इंटरनल एस्टिमेट। अ पॉइंट एस्टिमेट इज अ सिंगल नंबर यूज्ड टू एस्टिमेट एन अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। एक पॉइंट एस्टिमेट का मतलब होता है कि आप एक सिर्फ सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू दें। आपने कहा कि, या मतलब बाइनरी आंसर समझ लिए, 0 और 1 के टाइप में आंसर। सपोज एग्जाम्पल एक दिया है कि एक डिपार्टमेंट हेड का ये कहना है कि जो करंट डेटा है उसके बेस पे उन्होंने ये एस्टिमेट किया है कि उनके इस कोर्स में नेक्स्ट ईयर 350 स्टूडेंट्स एनरोल होंगे, तो ये क्या हो गया, पॉइंट एस्टिमेट। इसी तरह इंटरनल एस्टिमेट होता, इंटरवल एस्टिमेट होता, तो इसमें क्या बोलते हैं, रेंज बोल देते कि 300 से 350 के बीच में स्टूडेंट रजिस्टर होंगे। ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी तो मैं अभी आपको थ्योरेटिकली तो पढ़ा ही रहा हूँ। अ पॉइंट एस्टिमेट इज ऑफन इनसफिशिएंट बिकॉज इट इज इधर राइट और रॉन्ग। मैंने आपसे पहले ही कहा ये बाइनरी की तरह होता है, 0 और 1, या तो यस या नो, या तो सही या गलत। तो ये पॉइंट एस्टिमेट जो है इसीलिए इनसफिशिएंट होता है, ज़्यादातर अधूरा होता है, क्योंकि ये हमेशा एक्सट्रीम में जाता है, या तो राइट या रॉन्ग, और कोई ऑप्शन नहीं है। An interval estimate is a range of values used to estimate a population parameter. किसी भी पॉपुलेशन या जनसंख्या का कोई पैरामीटर जज करने के लिए इंटरवल एस्टिमेट जो होता है वो हमेशा एक रेंज ऑफ वैल्यू देता है। इन दिस केस द डिपार्टमेंट हेड वुड से समथिंग लाइक दिस, आई एस्टिमेट दैट द एनरोलमेंट इन दिस कोर्स नेक्स्ट ईयर विल बी बिटवीन 330 एंड 380। तो इसमें एग्जाम्पल जो भी आपको पहले बताया, उन्होंने कहा कि 330 से लेकर 380 के बीच में स्टूडेंट्स एनरोल होंगे, तो ये क्या हो गया, इंटरवल एस्टिमेट हो गया। देखिए आप इसमें बहुत डिटेल मत जाइए, इसके केस स्टडीज़ यानी न्यूमेरिकल्स के लिए परेशान मत होइएगा, बिकॉज सिर्फ इतना ही पूछा जाता है पेपर में। और आपको मैंने पहले भी कहा है कि आपको पेपर क्लियर करना है, टॉप नहीं करना है, रैंकिंग नहीं आ रही है, तो प्लीज़ अपना वो टॉप करने वाला जो मेंटालिटी है, जो माइंडसेट है, उसको हटाइए। आगे बात करते हैं लोग एस्टिमेटर और एस्टिमेट्स की।
अ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स दैट इज यूज टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड एन एस्टिमेटर। इसको हम डिस्कस करें उसके पहले आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड वीडियो को प्लीज़ शेयर कर लीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज पहुंच सके और हमको और मोटिवेशन मिल सके कि इन वीडियोस को हम और बेहतर कर सकें और आप तक ये फैसिलिटीज़ पहुंचा सकें। अ सैम्पल स्टैटिस्टिक्स दैट इज यूज टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स कॉल्ड एन एस्टिमेट। बताया, इन्होंने ये बताया है कि स्टैटिक्स का वो सैंपल मतलब वो जिससे हम एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर को, उसको क्या बोलते हैं? एस्टिमेटर। ठीक है। द सैंपल मीन एक्स कैन बी एन एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन म्यू। जो पॉपुलेशन मीन है उसका जो एस्टिमेटर है वो क्या हो सकता है? सैंपल मीन। भाई देखिए, सैंपल क्या होता है? जब आप पूरी पॉपुलेशन में से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेते हैं जो आप अपना एज ए सैंपल यूज़ करते हैं, तो जो सैंपल मीन है वो एक एस्टिमेटर है। किसके लिए? पॉपुलेशन मीन के लिए, ये बताया गया। एंड द सैंपल प्रपोर्शन कैन बी यूज्ड एन एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन प्रपोर्शन। उसी तरह से बताया जो पॉपुलेशन मीन है वो पॉपुलेशन प्रपोर्शन निकालने के लिए काम आ जाएगा, तो वो उसके लिए एस्टिमेटर हो गया। वी कैन ऑल्सो यूज द सैंपल रेंज टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन रेंज। फिर उन्होंने वही कहा कि मतलब छोटे टुकड़े यानी सैंपल का जो रेंज है उसको हम पॉपुलेशन रेंज निकालने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? एस्टिमेटर हो गया। सैंपल रेंज एस्टिमेटर होगा किसके लिए? पॉपुलेशन रेंज के लिए। एन एस्टिमेट इज अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स और एन एस्टिमेटर। जो एस्टिमेट होता है वो एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है स्टैटिस्ट की, या फिर एस्टिमेटर होता है। एक गुड एस्टिमेटर के लिए कौन सा क्या क्या क्राइटेरिया है? देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि ऑप्शंस में दिए जाएंगे कि इनमें से कौन सा है जो कि गुड एस्टिमेटर के लिए या एस्टिमेटर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो चार होते हैं। क्या होते हैं? चार। एक होता है अनबायस्ड, एक होता है एफिशिएंसी, एक होता है सफिशिएंसी मानी सफिशिएंट, और एक होता है कंसिस्टेंसी। आप इसको रट लीजिए, ये आता ही आता है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। अनबायस्ड, पहला क्या होता है? अनबायस्ड। सैंपल मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ अ पॉपुलेशन मीन बिकॉज द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन्स टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन इटसेल्फ। ये बताया गया है कि किसी पॉपुलेशन से अगर आपने एक सैंपल यानी टुकड़ा एक निकाला है, कुछ टाइम सीरीज में से कुछ पार्ट्स निकाल लिए हैं, तो जो उसका मीन आया, जो सैंपल मीन आया, वो अल्टीमेटली एक एस्टिमेटर है जो कि पॉपुलेशन को प्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि ये अनबायस्ड है, उसी का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि आपने सैंपल लिया ABC डेटा में से और अब उसको इनपुट करो XYZ डेटा में, ऐसा नहीं है। आपने ओवरऑल पॉपुलेशन ली, उसमें सैंपल लिया, उसका सैंपल मीन निकाला, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अनबायस्ड होगा क्योंकि सेम पॉपुलेशन का ही पार्ट है, इसलिए वो रिजल्ट अच्छे देगा। फिर बात करते हैं इसमें दूसरा क्राइटेरिया क्या है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी रेफर्स टू द साइज ऑफ द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी में जो स्टैंडर्ड एरर का जो साइज़ है, जो उसकी मात्रा है, जो उसका वैल्यू है, वो एफिशिएंसी को रेफर करता है। इफ़ वी कंपेयर टू स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अ सैंपल ऑफ द सेम साइज एंड डिसाइड विच वन इज मोर एफिशिएंट एस्टिमेटर, वी वुड पिक द स्टैटिस्टिक विद द स्मॉलर स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, एक दो सैंपल लिए हमने स्टैटिक्स में से और दोनों के साइज़ को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम उसमें से उस वाले को सही लेंगे जिसमें स्टैंडर्ड एरर कम है। अगर स्टैंडर्ड एरर कम है तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कम हो जाएगा, तो एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दिस इज कॉमन सेंस। तो दो क्राइटेरिया क्या हो गए? अनबायस्ड और एफिशिएंसी। और दो क्राइटेरिया क्या है? कंसिस्टेंसी और सफिशिएंसी। It makes sense that an estimator with a smaller standard error with less variation will have more chances of producing an estimate nearer to the population parameter under consideration. इन्होंने ये कहा है कि ऐसा सैंपल जिसमें स्टैंडर्ड एरर कम है, उसमें वेरिएशन कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसके रिजल्ट्स ऑब्टेन होंगे वो पॉपुलेशन पैरामीटर के करीब होंगे, आसपास होंगे। इसका मतलब वो जो कम स्टैंडर्ड एरर वाला एस्टिमेटर है वो बेटर होगा, उसकी एफिशिएंसी अच्छी होगी। फिर आती है कंसिस्टेंसी यानी थर्ड क्राइटेरिया। As the sample size increases, it becomes almost certain that the value of the statistics come very close to the value of the population parameter. देखिए, घुमा फिरा के फिर वही बात कही है। अगर स्टैंडर्ड एरर कम है तो भी आपका बेटर है, उसे एफिशिएंसी भी ले लिया। कंसिस्टेंसी में क्या कहा है? जैसे जैसे सैंपल का साइज बढ़ेगा, ये हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है, जब हमने CIB शुरू किया था स्टैटिस्टिक्स में, तब भी हमने पढ़ा था कि यदि आप सैंपल साइज बढ़ा देंगे, बशर्ते आपको ये देखना है कि सैंपल साइज बढ़ाने से ऐसा तो नहीं कि स्टैटिक्स यानी जो आप सर्वे कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाए, क्या वो वर्थ इट है कि नहीं है। अगर वर्थ इट है और आप सैंपल साइज बढ़ाते हैं तो इसका मतलब कंसिस्टेंसी बढ़ रही है, और जब कंसिस्टेंसी बढ़ रही है तो जो रिजल्ट आएगा, जो एस्टिमेटर आएगा, वो ऑब्वियसली बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा।
चौथा आता है सफिशिएंसी। सफिशिएंसी इसका चौथा क्राइटेरिया है। एन एस्टिमेटर इज सफिशिएंट इफ इट मेक्स सो मच यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द सैंपल दैट नो अदर एस्टिमेटर कुड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सैंपल। ये कहा गया है कि एस्टिमेटर सबसे अच्छा तब होगा जब वो इतना सफिशिएंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट यानी निकालने में सैंपल से, उसकी वैल्यू इस तरह से हो जो वो उस डेटा को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट यानी बाहर निकाल करके रिप्रेजेंट कर सके, तो वो सफिशिएंट हो जाएगा। तो आप समझ गए, अनबायस्ड, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी एंड कंसिस्टेंसी। ये इसको याद कर ले। इसका शॉर्ट फॉर्म आप बनाने चाहे UECS बना सकते हैं, USCE बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। ये चारों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में यही है, बाकी हम पढ़ेंगे आगे भी, बहुत लंबा नहीं बचा है इसलिए बहुत मत परेशान होइएगा। पॉइंट एस्टिमेट्स। A point estimator of a population parameter is a single value of statistic. पॉइंट, जैसे हमने पॉइंट एस्टिमेट और इंटरवल एस्टिमेटर पढ़ा है ना, उसी तरह से इन्होंने फिर बता रहे हैं सिंगल वैल्यू स्टैटिस्टिक की होती है। द सैंपल मीन एक्स इज द बेस्ट एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन में म्यू, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। जो सैंपल मीन का एक्स वैल्यू है वो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन मीन का वेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। Using central limit theorem, its sampling distribution can be approximated by normal distribution. अब central limit theorem क्या होता है ये हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस चैप्टर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होता है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम का उपयोग करके सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अप्रोक्सीमेट करके इसको निकाला जा सकता है, ये बताया। एक एग्जाम्पल दिया है, लेट्स लुक एट अ मेडिकल सप्लाईज कंपनी। अब आप सोच रहे होंगे एस्टिमेटर की जरूरत क्या है। देखिए, आपको लगातार ये लग रहा है कि ये क्यों हम स्टैटिस्टिक्स, देखिए बहुत कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन लगता है बिकॉज आपने कभी पढ़ी नहीं है। आपने बायो पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, सब पढ़ा है, इवन इकोनॉमिक्स पढ़ ली, कॉमर्स थोड़ा बहुत पढ़ रखा है बैंकिंग की वजह से, बट स्टैटिस्टिक्स इज समथिंग न्यू टू यू। तो उससे घबराना नहीं है, आपको उसके कॉन्सेप्ट समझने हैं। एक बार आपको ऐसे मीन मीडियन मोड क्लियर हो गया है, ठीक है, उस सब कुछ मीन मीडियन मोड, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएशन, म्यू, सिग्मा, बार, ये सब कुछ वही चीज़ें हैं, कोई फर्क नहीं है और बहुत सिंपल है, बहुत स्कोरिंग है, ट्रस्ट मी। तो एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि मेडिकल सप्लाईज एक कंपनी है, वो मान लीजिए बनाती है हाइपोडर्मिया सिरिंजेस, जो इंजेक्शंस होते हैं वो बनाती है। इन्होंने एग्जाम्पल में बताया कि वो जो पैकेजिंग है वो जंबल पैकेजिंग है, मतलब उसमें जैसे आपके अमेजोन से प्रोडक्ट आते हैं ना, तो उसमें आपने देखा होगा, सॉरी फॉर टेकिंग द नेम, उसमें आपने देखा होगा कि पैकेजिंग में कई चीज़ें भरी रहती हैं अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल 1 on 1 पैक कर दें। हर डब्बे में 10-10 पीसेस हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। किसी में 10 हों, किसी में 8 हों, किसी में 12 आ जाएंगे, किसी में 9 आएंगे, किसी में 7 आ जाएंगे। तो इन्हें कैसे एग्जाम्पल लिया है कि कंपनी जो सिरिंज पैक कर रही है डब्बे में, हर डब्बे में अलग अलग पीसेस हैं, लेकिन बात यह है कि हर डब्बे को काउंट करने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, एक आदमी बैठाना पड़ेगा, मतलब या मशीन इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, विच इज़ अ बिग प्रोसेस। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है किस डिब्बे में कितने सिरिंज पैक हुए ये भी जानना जरूरी है। क्यों? बिलिंग पर्पस के लिए। ये एग्जाम्पल लिया है, तो उन्होंने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया कि सपोज 35 डब्बे हैं और सब में ये सिरिंजेस हैं, 101, 105, 97, 93, इस तरह से टोटल 35 डब्बों का हिसाब लिया। इन्होंने क्या किया, सबका सम कर दिया, टोटल कितना हुआ 3570 और उसको 35 से डिवाइड कर दिया, तो टोटल एवरेज कितना आ गया 102। मतलब इन्होंने एवरेज निकाला कि 102 सिरिंज पर कार्टन है और उसी हिसाब से इन्होंने बिल बना दिया। उसमें क्या हुआ कि टाइम और मनी दोनों सेव हुआ। दस यूजिंग द सैंपल मीन एज आर एस्टिमेटर, इन्होंने क्या किया, सैंपल मीन 35 डब्बों का एक सैंपल लिया, सपोज 5 लाख डिब्बे थे, उसमें से उन्होंने 35 डब्बे उठाए और 35 डब्बों को काउंट किया, उसमें से इन्होंने एस्टिमेटर निकाल लिया सैंपल मीन। अब समझ में आया एस्टिमेटर का यूज आपको। 102 निकला, वो एस्टिमेटर हो गया, क्यों? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर 35 डब्बों के सैंपल का सैंपल मीन है, लेकिन ये उसको एस्टिमेटर बोल रहे हैं। अब क्या है, 102 के हिसाब से उसने अपनी बिलिंग कर दी, 102 ने एवरेज मान लिया। आप सैंपल मीन भी छोड़ो, आप एवरेज याद रखो, जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। एवरेज ले लिया 102 और उसके हिसाब से उन्हें कैलकुलेट कर लिया है। तो द पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन 102 सिरिंजेस पर कार्टन, हर एक कार्टन में 102 सिरिंज हो गए, ये मान लिया गया। द मैन्युफैक्चर्ड प्राइस ऑफ अ डिस्पोजेबल हाइपोडर्मिक सिरिंज इज क्वाइट स्मॉल, जो इसका प्राइस है वो काफी कम है, मतलब 2 रुपए पर सिरिंज है। सो बोथ द बायर एंड सेलर वुड एक्सेप्ट द यूज ऑफ दिस पॉइंट एस्टिमेट एज टू द बेसिस फॉर बिलिंग। तो जो बेच रहा है वो भी मान लेगा ठीक है 1-2 ऊपर नीचे सही, और जो खरीद रहा है वो भी सोचेगा 1-2 ऊपर नीचे सही, क्योंकि 2 ही रुपए प्राइस है। तो 102 रुपए के हिसाब से एक डिब्बे का 204 रुपए कर दिया, बजाय इसके कि हर डिब्बे को गिने तो वो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। उससे बेहतर है कि पॉइंट एस्टिमेट यानी एवरेज निकाला, सैंपल मीन निकाला और कैलकुलेट कर लिया। एंड देन द मैन्युफैक्चरिंग के सेव द टाइम एक्सपेंसेस, जो मैंने आपको बताया टाइम एक्सपेंस मैन्युफैक्चर के बच जाते हैं। मैन्युफैक्चर के जब टाइम और एक्सपेंसेस बचेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि बायर को भी वो चीज़ सस्ते में मिलेगी।
ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मैंने पॉइंट एस्टिमेट को समझाने के लिए। इंटरवल एस्टिमेट्स एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, अब बताया है इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है। द प्रोबेबिलिटी दैट वी एसोसिएट विद एन इंटरवल एस्टिमेट इज कॉल्ड द कॉन्फिडेंस लेवल। इस बात की क्या संभावनाएं हैं कि हम इंटरवल एस्टिमेट के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे, एसोसिएट कर सकेंगे, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल। यानी हमें उस डेटा पे कितना विश्वास है, कितना भरोसा है। दिस प्रोबेबिलिटी इंडिकेट्स हाउ कॉन्फिडेंट वी आर दैट द इंटरवल एस्टिमेट विल इंक्लूड द पॉपुलेशन पैरामीटर। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये सिर्फ ये बताता है कि हम इंटरवल एस्टिमेट के साथ कितना संतुष्ट हैं या कितना उसके साथ एसोसिएट कर पा रहे हैं। अ हायर प्रोबेबिलिटी मीट्स मोर कॉन्फिडेंस। अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ होगा, आपको इस पर रिसर्च नहीं करनी है, आई रिपीट, आपको इस पर थीसिस नहीं करनी है, पीएचडी नहीं करनी है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ना समझ में आया तो आगे बढ़ जाइए, बहुत लंबा कोर्स है, आपको एक पॉइंट पे अटक के अपना समय नहीं खराब करना है, सारा कोर्स खत्म करना है। और याद रखिएगा 100 में से 85 नंबर चाहिए, ठीक है 85 नहीं 50। रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्फिडेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल के बीच। यू मे थिंक दैट वी शुड यूज अ हाई कॉन्फिडेंस लेवल सच एज 99% इन ऑल एस्टिमेशन प्रॉब्लम। आपको ऐसा लग सकता है कि कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा 99% होना चाहिए हर एस्टिमेशन प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा है नहीं। आफ्टर ऑल अ हाई कॉन्फिडेंस लेवल सीम्स टू सिग्निफाई अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द एस्टिमेट। हालांकि हायर कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो एक्यूरेसी भी बढ़ा देता है। इन प्रैक्टिस However, higher confidence levels will produce large confidence interval। जबकि असलियत क्या है कि अगर कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होगा वो बढ़ जाएगा। एंड सच लार्ज इंटरवल्स आर नॉट प्रिसाइज, दे गिव वेरी फजी एस्टिमेट्स। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कॉन्फिडेंस लेवल आपने 99% दिया या ज़्यादा दिया तो इसका मतलब जो इंटरवल है वो बढ़ जाएगा। ये कॉमन सेंस है। सपोज आप कह रहे हैं कि 99% मेरी बात सच है, तो आपको जो इंटरवल है वो बढ़ाना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा कि 85 से 95 के बीच में रिजल्ट आएगा या 80 से 100 के बीच में आएगा। रीजन बीइंग क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको इंटरवल बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप कम कॉन्फिडेंट है तो इंटरवल कम हो सकता है। ये बहुत ही कॉमन सेंस का जवाब है। तो ये रिलेशनशिप आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ कि अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द कॉन्फिडेंस लेवल एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि कॉन्फिडेंस इंटरवल और कॉन्फिडेंस लेवल के बीच एक डायरेक्ट यानी अनुक्रमानुपाती रिश्ता या संबंध होता है। For any estimate, as you set a tighter and tighter confidence level, you would get to a lower and lower confidence level। जितना आप अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल को छोटा कर देंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना गिर जाएगा। सपोज अगर आपने कह दिया कि आपका जो रिजल्ट है वो 60 से, मान लीजिए 100 बच्चे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, आपने कहा या तो 60 से लेके 65 बच्चों के बीच सिर्फ पास होंगे, आपने इंटरवल बहुत कम कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी तो कम होगा क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि 60 से कम या 65 से ज़्यादा बच्चे हो जाएं। लेकिन अगर आपने कहा कि आपके ओवरऑल मान के चलिए 50 से लेकर 80 के बीच में बच्चे पास होंगे, बाकी फेल हो जाएंगे, अब आपने क्या किया, कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ा दिया तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा क्योंकि 99% श्योर कि यार किसी भी हाल में 55-60 बच्चे तो पास हो ही जाएंगे। ठीक है, ये दोनों का संबंध बताया गया है। बस दोस्तों इतना ही था इसमें चैप्टर में इंपॉर्टेंट। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, डू द रील एंड डू लेट मी नो इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प। थैंक यू सो मच।